गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 3। इस लेक्चर में हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को चेंज करने से करंट में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, सबसे पहली बात, लास्ट लेक्चर में हमने दो तीन चीज़ें पढ़ ली थी। पहली बात हमने पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई थी ई वी बाई एम एल इंटू टो एवरेज के बराबर। v बाई एल को हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखा था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ई बाई एम इंटू टो एवरेज भी आ गई थी। सिमिलरली हमारे पास एक टर्म आई थी इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, उसकी वैल्यू थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन फील्ड एंड दैट वाज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टो एवरेज। ठीक है, ये हमारी मोबिलिटी की वैल्यू आ गई थी। अब आ गई, सपोज करो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल वायर है जो कि कुछ इस शेप की है। सपोज करें कि इस वायर की लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, वायर की लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा। करंट क्यों फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा फ्री चार्जेस की वजह से। सपोज करो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैपिटल N है, तो यहां पे मुझे कुछ टर्म्स लेनी पड़ेंगी। I मतलब करंट, ठीक है। स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी, याद करो ये हमने डिस्कस करी हुई है। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। कैपिटल N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो टोटल काउंट है दैट इज कैपिटल N। V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द वायर। अब ऑब्वियसली अगर लेंथ पता है और एरिया पता है तो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया, तो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो मुझे सिलेंडर इस वायर की वॉल्यूम पता है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल को मैंने कैपिटल एन मान लिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को मैंने स्मॉल एन बोल दिया। आई इसका करंट है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है जिससे ये आगे बढ़ रहे हैं उसको मैं वीडी मान लेता हूं। वीडी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो है क्या, अगर ये लेंथ एल है और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, तो सपोज करो हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंसीडर करते हैं। एक ये इलेक्ट्रॉन है, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन बी को यहां तक पहुंचने में, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? लगभग लगभग नेग्लिजिबल टाइम लगेगा बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट देयर। सो इलेक्ट्रॉन बी इज ऑलमोस्ट एट द एंड, तो ये पहुंचने वाला है। बट अगर आपसे मैं पूछूं कि इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ए को कितना टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने के लिए, टाइम इंटरवल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रीच देयर, टू क्रॉस दिस वायर इज इक्वल टू, हमें पता है टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ट्रैवल करना पड़ा डिस्टेंस एल और इसकी स्पीड है ऑन एन एवरेज वी डी। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑन एन एवरेज इसको जितना टाइम लगा दैट इज इक्वल टू एल बाई वी डी। ठीक है, अब देखो इस टाइम में ये इलेक्ट्रॉन तो यहां तक पहुंच ही जाएगा बट इसके साथ साथ ये सभी इलेक्ट्रॉन्स भी इसको क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि जब पीछे वाले इलेक्ट्रॉन ने इस रीजन को क्रॉस कर लिया तो इसके आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स ने तो ऑटोमेटिकली इसको क्रॉस कर लिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि टाइम इंटरवल इज इक्वल टू एल बाई वी डी के बाद ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन को क्रॉस कर जाएंगे। सो वी कैन से दैट आफ्टर a time interval is equal to L by Vd, all electrons cross the wire। ठीक, तो अब हम करंट निकालते हैं। हमें पता है कि करंट की वैल्यू तो होती है चार्ज मूव्ड अपॉन टाइम टेकन या फिर चार्ज कंडक्टेड अपॉन टाइम टेकन। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है कि स्मॉल ही है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसे निकालेंगे?
हमें पता होना चाहिए Q इज इक्वल टू NE। तो चार्ज को लिख लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम टेकन। ये अपना करंट आया। दूसरी बात, करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैपिटल एन, और हमें पता है कि स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन अपॉन वॉल्यूम है। तो कैपिटल एन कैसे आ जाएगा? कैपिटल एन होएगा स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम V मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन को हम लिख लेंगे स्मॉल ई, अपॉन टाइम टेकन को लिख लेंगे L बाय VD। अब देखो वायर की वॉल्यूम कितनी है, हमें पता है कि वायर की वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ, तो वो आया N इंटू ए इंटू एल इंटू ई अपॉन L बाय VD। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बोल दो भाई। देखो हमें इतना पता है चार्ज है, करंट है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की वैल्यू आई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगी एरिया इंटू लेंथ। अब लेंथ और लेंथ यहां पे कैंसल आउट हो गए, वीडी ऊपर चला जाएगा, तो करंट बन जाएगा NEAVD। Hence our relation becomes I is equal to NEAVD. This is a very very important relation। यहाँ पे मैं एक बात बोल दूं कि ये रिलेशन जो है ये हमने बहुत सारी अजम्पशंस लेकर बनाया है, तो इसका जो प्रूफ है वो प्रॉपरली हम इसको सही नहीं बोल सकते, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये प्रूफ जितनी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स हैं उन सबके साथ कंसिस्टेंट है। अभी इस प्रूफ को यूज करके हम लोग ओम्स लॉ भी फाइंड आउट करेंगे, डिराइव करेंगे। तो ये जो प्रूफ है इसको यूज करके जितनी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स आई हैं उन सबको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो हेंस वी कैन से, पहली बात देखो यहां पे कुछ कंक्लूजन्स आ रहे हैं। पहला कंक्लूजन है अगर इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे हों तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो करंट जीरो होगा। तो बेसिकली करंट अगर होता है तो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इतना याद रखना है। दूसरी बात, हमें इतना पता था, याद करो ये चीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 रेज टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड की ऑर्डर की होती है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 10 रेज टू द पावर -19 कूलम के ऑर्डर का होता है। वायर का एरिया, पतली सी वायर होती है, इतनी सी, लाइक दिस, इतनी सी वायर होती है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी लगभग 10 रेज टू द पावर -7 या -8 मीटर स्क्वायर के ऑर्डर का होगा। इनके बावजूद अगर करंट इतना ज़्यादा होता है तो वो किसकी वजह से होता है? वो नंबर डेंसिटी की वजह से होता है। हेंस करंट हैज़ अ लार्ज वैल्यू, अ मेजरेबल वैल्यू ड्यू टू n, बिकॉज नंबर डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो 10 रेज टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इट इज़ ओम्स लॉ। ठीक है, विद प्रूफ एंड थ्योरी। सबसे पहले हम ओम्स लॉ का प्रूफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। देखो अभी अभी हमने डिस्कस किया है दैट करंट इज इक्वल टू NEAVD। इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने VD की वैल्यू निकाली थी। हमने फाइंड आउट किया था दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू EV/ml इनटू टो एवरेज। ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी I इज इक्वल टू NEA इंटू EV/ml इंटू टो एवरेज। ठीक है, अच्छा अगर अब इसको हम ध्यान से देखें तो इनमें कुछ वैल्यूज़ को मैं अलग करूँगा और कुछ को मैं सेपरेट रखूँगा। तो मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू NE² तो एवरेज इंटू A/L इंटू V। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, V, A और L यहाँ पे हैं। ठीक है,
एन ई और उसका स्क्वायर यहाँ पे आ गए, एम यहाँ पे आ गया, टो एवरेज यहाँ पे आ गया। देखो मैंने सारी टर्म्स लिख ली पर मैंने रीअरेंज कर दी। रीअरेंज मतलब किसी की जगह कहाँ पे, किसी की जगह कहाँ पे। अब इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये सब कुछ इधर ले जाऊंगा और करंट को इधर ले आऊंगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, V अपॉन आई इज इक्वल टू L बाय ए M बाय एन ई स्क्वायर तो एवरेज। देखो बेसिकली मैंने क्या किया, M इधर आया, एन ई स्क्वायर तो एवरेज नीचे चला गया, L ऊपर आया, A नीचे चला गया, ठीक है। I यहाँ पे नीचे चला गया तो V अपॉन आई की वैल्यू इतनी आ गई। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं वोल्टेज बोल सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता हूं, इसको मैं करंट बोल सकता हूं, इसको मैं लेंथ ऑफ द वायर बोल सकता हूं, इसको मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल सकता हूं। अब ये मास किसका है, अर्थ का है सन का। यह है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर डेंसिटी, ठीक है, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। अब इस पूरे फॉर्मूले की विशेषता समझो। यहां पे जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है इसको ध्यान से देखो। m एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, e एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, n जो नंबर डेंसिटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो ये भी मटेरियल कांस्टेंट हो गया। टो एवरेज, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम गैप, वो भी मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो ये भी मटेरियल के मुताबिक कांस्टेंट हो गया। L जो है दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस हम जितनी मर्जी बैटरी कनेक्ट करें, सपोज करो मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, इसके अक्रॉस मैंने 3 डिफरेंट तरह की बैटरीज कनेक्ट करके 3 एक्सपेरिमेंट किए। ये सेम कंडक्टर है, दिस इज द सेम कंडक्टर, ठीक है। तो बेसिकली सेम कंडक्टर होने की वजह से इसकी तीनों केसेस में लेंथ जो है वो सेम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर केस में सेम है। इसमें क्योंकि कंडक्टर सेम है तो मटेरियल भी सेम है, लेंथ और एरिया भी सेम हो गया। M और E तो यूनिवर्सली सेम होते हैं, क्योंकि मटेरियल सेम है इसलिए N भी सेम है और टो भी सेम है। तो बेसिकली जब मैं सेम वायर सेम कंडक्टर यूज कर रहा हूं, लाइक कंडक्टर का मतलब ये नहीं कि मटेरियल सेम है, नो, वायर सेम यूज कर रहा हूं। इस वायर के अक्रॉस मैंने लगाई एक, सपोज करो 1 वोल्ट की बैटरी, इसके अक्रॉस मैंने लगाई 3 वोल्ट की बैटरी, इसके अक्रॉस मैंने लगाई 5 वोल्ट की बैटरी। तो मैं डिफरेंस क्या नोटिस करूंगा, मैं डिफरेंस ये नोटिस करूंगा कि क्योंकि तीनों केसेस में कंडक्टर सेम है, वायर सेम है, मटेरियल सेम है, तो तीनों केसेस में L सेम, A सेम, M सेम, सब कुछ सेम, राइट हैंड साइड सेम। तो तीनों केसेस में बेसिकली वोल्टेज अपॉन करंट मुझे कांस्टेंट मिलना चाहिए। लाइक वोल्टेज और करंट का जो रेशियो यहां पे है वही रेशियो यहां पे और यहां पे भी होना चाहिए। कहने का मतलब अगर यहां पे करंट I है तो यहां पे करंट 3I हो जाएगा, यहां पे करंट 5I हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज अपॉन करंट अगर कांस्टेंट है तो अगर वोल्टेज को तिगना करा तो करंट तिगना होना चाहिए, अगर वोल्टेज 5 गुना हुई तो करंट 5 गुना होना चाहिए, हेंस दिस रेशियो। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है, मैं पहले हिंदी में बताऊंगा उसके बाद इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे। ओम्स लॉ कहता है कि अगर मैं किसी केस में एक सेम रेजिस्टर, सेम वायर यूज कर रहा हूं और उसके अक्रॉस में डिफरेंट वोल्टेजेस अप्लाई करूं, तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बशर्ते कि वोल्टेज जितनी मर्जी हो, करंट जितना मर्जी हो, पर उनका रेशियो चेंज नहीं होगा। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट कहती है कि अगर एक रेजिस्टर या फिर वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करता है उनका रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। बट हाँ, इसकी एक ही कंडीशन है, पहली बात तो मटेरियल वायर चेंज नहीं होनी चाहिए,
दूसरी बात, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होना चाहिए इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, बट यहां तक आपको ये फैक्ट याद रखना है कि अगर वायर सेम है, मटेरियल सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज अपॉन करंट भी चेंज नहीं होगा और उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। इसका रीजन हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर मैं सेम मटेरियल की डिफरेंट वायर्स यूज करूं तो उस केस में इस फॉर्मूले पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, हमने अभी अभी जो लॉ डिराइव किया है, ठीक है, इसमें दो अलग अलग तरह के कांस्टेंट हैं, एक ये एक ये। तो बेसिकली ये जो कांस्टेंट है ये बेसिकली मटेरियल कांस्टेंट है। क्यों? एम और ई वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते, यूनिवर्सली इनकी वैल्यू फिक्स है, जबकि एन मटेरियल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड का एन हो सकता है कि आयरन से ज़्यादा हो, सिल्वर का एन हो सकता है कॉपर से ज़्यादा हो, ठीक है, प्लेटिनम का एन हो सकता है सिल्वर से ज़्यादा हो, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। सिमिलरली टो एवरेज भी मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इस पूरे कांस्टेंट को बोला जाता है कि ये एक तरह का मटेरियल कांस्टेंट है, ये सब्सटेंस के मटेरियल पे डिपेंड करता है। बट ये जो दो कांस्टेंट्स हैं, लेंथ और एरिया, ये दोनों सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, दीज आर बेस्ड ऑन डायमेंशंस, सो दीज डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। लाइक अगर दो वायर्स कॉपर की हैं तो उनके ये कांस्टेंट सेम रहेंगे, बट अगर दो वायर्स कॉपर की हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि उनकी लेंथ सेम हो, कोई गारंटी नहीं है कि उनका एरिया सेम हो। सेम मटेरियल की वायर्स में भी ये चीज डिफर कर सकती है, जबकि ये चीज हमेशा सेम होगी। दिस इज द डिफरेंस। जो हमारे पास क्वांटिटी है m/n² टो, जिसको मैं बोल रहा हूं दैट इट इज अ मटेरियल कांस्टेंट, इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी और इसका सिंबल है रो, ठीक है, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसकी यूनिट पे हम लोग बहुत जल्द आएंगे, फिलहाल आपने इसका नाम याद रखना है दैट इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ऑब्वियसली क्योंकि ये मटेरियल कांस्टेंट है तो हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी पेज नंबर 102 पे जाओगे तो आपको हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी दिख जाएगी। इसकी यूनिट ओम मीटर है, जो कि हम लोग बहुत जल्द डिराइव करेंगे। यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। तो देखो, सिल्वर की रेजिस्टिविटी दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, कॉपर की इतनी, एल्यूमिनियम की इतनी, टंगस्टन की इतनी। लाइक सिमिलरली सबकी वेरी करती जा रही है। आपको पता होना चाहिए ये सभी कंडक्टर्स हैं, मैंगनीन तक। ये एक अलॉय है बट फिर भी कंडक्टर के ही कैटेगरी में आएगा। अच्छा, ये दो एलॉयज हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज नाइक्रोम, ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स आपको इसके नाम से ही पता लग जाते हैं, निकल, क्रोमियम, एंड ज़्यादातर एलॉयज में जो है आयरन तो आता ही आता है, ठीक है। सिमिलरली मैंगनीन में मैंगनीज आता है, टिन आता है, आयरन भी कुछ कंटेंट होता है। उसके बाद अगर हम सेमी कंडक्टर्स का कंपैरिजन करें तो इनकी रेजिस्टिविटी मेटल्स की, कंडक्टर्स की 10⁻⁻8 के ऑर्डर की थी, जबकि सेमी कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई है और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी तो बहुत ज़्यादा हाई है। अब इसका रीज़न समझते हैं। देखो ऐसा है, इस क्वांटिटी को मैंने रेजिस्टिविटी बोला है, इसको, ये पूरी क्वांटिटी m/n² तो एवरेज। खुद सोचो, अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो करंट क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी यहां पे है, ये क्वांटिटी बढ़ी तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़ी, बिकॉज ये क्वांटिटी इसके प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टिविटी बढ़ी तो ये पूरा बढ़ा, अगर ये बढ़ा तो डिनोमिनेटर को तो कम होना पड़ेगा। हेंस अगर रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो करंट कम होता है। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये कंडक्टर्स की मिनिमम है, सेमी कंडक्टर्स की उनसे ज्यादा है, और इंसुलेटर्स की मैक्सिमम है। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी मैक्सिमम होने का रीजन ये है कि इनमें करंट मिनिमम होता है। आपको पता है, अगर किसी वायर को, अगर मैं प्लास्टिक की वायर यूज करूंगा या रबर की वायर यूज करूंगा तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो करंट जीरो हो जाएगा। रिमेंबर दिस। अच्छा, अब हम आते हैं इस पूरे क्वांटिटी के कांस्टेंट पे, ठीक है। हमें पता है कि ये क्वांटिटी रेजिस्टिविटी है, ये लेंथ ऑफ द वायर है और ये एरिया है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे?
हमें पता है V बाई आई इज इक्वल टू एल बाई ए इंटू समथिंग, और वो जो समथिंग थी उसको मैंने रेजिस्टिविटी बोल दिया। तो अब खुद सोचो, अगर मैं वायर सेम रखूं तो क्या ये क्वांटिटी भी कांस्टेंट नहीं बन जाएगी? ऑब्वियसली। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रिमेंबर दिस, शायद आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हो, V इज इक्वल टू आई आर, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो इस क्वांटिटी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आ गया वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R। दूसरा रिलेशन आ गया रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब आते हैं यूनिट्स पे। देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट को बोलते हैं ओम, इसका नाम है। या तो ऐसे लिखो, डिनोट करो ओम, या फिर ऐसे डिनोट करो OHM, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज की यूनिट है वोल्ट्स, करंट की यूनिट है एम्पियर। तो पहला रिलेशन बनता है 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। जब करंट भी 1 एम्पियर हो, वोल्टेज भी 1 एम्पियर हो, तो रेजिस्टेंस 1 ओम आती है। हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, कहता सपोज करो किसी रेजिस्टर के अक्रॉस, किसी वायर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और देखा गया कि उसमें 1 एम्पियर का करंट आया, तो उस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। अब आते हैं इसके डायमेंशन पे। हमें पता है कि रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन होगी वो वोल्टेज की डायमेंशन अपॉन करंट की डायमेंशन करके आएगी। अब वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, नीचे आता है करंट। इसको हम लिख लेंगे वर्क डन की डायमेंशन अपॉन चार्ज की डायमेंशन, करंट की डायमेंशन। अब रेजिस्टेंस की डायमेंशन को हम लिख लेंगे, अब वर्क डन की डायमेंशन तो हमें पता है mL/t-2, करंट की डायमेंशन हमें पता है एम्पियर 1, और चार्ज की डायमेंशन आ जाएगी एम्पियर इनटू टाइम। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन बन जाएगी m1 a-2 L2 t-3। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, याद रखनी है। उसके बाद आते हैं रेजिस्टिविटी पे। हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अब देखो, ये अगर ओम में है, ये अगर मीटर स्क्वायर में है, और ये अगर मीटर में है, तो इसकी डायमेंशन क्या बनी? ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, दैट इज इक्वल टू ओम मीटर। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। दूसरी बात आपको इसकी डायमेंशन याद रखनी है, रेजिस्टिविटी की डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इनटू डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब रेजिस्टेंस की डायमेंशन है m1 a-2 L2 t-3। अब इसको सीधा लेंथ की डायमेंशन से माइनस करूंगा तो ये 2 + 1 = 3 बन जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे मैंने 3 बना दिया। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम ओम्स लॉ का साइनॉप्सिस करें, रिकैप करें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया है दैट V बाई आई इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L बाई ए, वेयर रो इज इक्वल टू M बाई NE², तो एवरेज। यहाँ पे हमें पता है कि रो मटेरियल पे डिपेंड करती है, जबकि रेजिस्टेंस मटेरियल, शेप, साइज सब पे डिपेंड करती है। ठीक है, देयरफॉर जो वोल्टेज अपॉन करंट की वैल्यू आई, तो वो भी रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल, शेप, साइज तीनों पे डिपेंड करेगी। उसके बाद हम आते हैं ओम्स लॉ पे। अगर मैं आपसे पूछूं ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, तो ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला V अपॉन आई इज इक्वल टू R है। इसकी स्टेटमेंट है कि अगर वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट है और वायर चेंज नहीं करी जा रही, तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। और अगर प्रोपोर्शनल होंगे तो अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ कैसा बनेगा, तो हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक वायर है, ये कोई वायर है, और जिसकी की रेजिस्टेंस जो है 2 ओम बताई गई है।
सपोज करो कि इसके वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाया गया। तो सपोज करो अगर मैं 2 वोल्ट की वोल्टेज पुट करूं तो मुझे करंट मिलेगा 1 एम्पियर। 4 वोल्ट पे मुझे करंट मिलेगा 2 एम्पियर। 6 वोल्ट पे करंट मिलेगा 3 एम्पियर। 8 वोल्ट पे करंट मिलेगा 4 एम्पियर और 0 वोल्ट पे करंट मिलेगा 0 एम्पियर। तो देखो मेरा कुछ ऐसा ग्राफ बना। ठीक है, हेंस V और I का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब हम कुछ और डेफिनेशंस पे आएंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है कंडक्टिविटी की। देखो कंडक्टिविटी भी अपने आप में एक मटेरियल कांस्टेंट है। इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है और बहुत सिंपल टर्म है। कंडक्टिविटी इसका सिंबल है सिग्मा। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो पहली बात तो इसकी वैल्यू आ गई 1/m/n² तो एवरेज। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं n² तो एवरेज अपॉन m। ठीक है, दूसरी बात ये याद रखनी है कि जैसे रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, सिमिलरली कंडक्टिविटी भी मटेरियल पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। G इज इक्वल टू 1/R। अब देखो याद कैसे रखना है, मैं फंडा बताता हूं। VT वाली चीज VT का रेसिप्रोकल है और एंस वाली चीज एंस का रेसिप्रोकल है। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अब आते हैं यूनिट पे। आपको पता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, तो कंडक्टेंस की यूनिट बन जाएगी ओम इनवर्स। चाहे तो इसको लिख लो ओम इनवर्स, चाहे लिख लो मोहो, एक ही बात है। चाहे आप इसको लिख लो सीमेंस। देखो तीनों वैल्यू सही हैं, चारों वैल्यू सही हैं। चाहे आप कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे MHO लिखो, क्योंकि इसका इनवर्स करोगे तो MHO ऐसा बन गया ना। चाहे इसको सीमेंस लिखो, और ऑल द सिंबल्स आर इक्वली करेक्ट, कोई गलत नहीं है। अब आते हैं कंडक्टिविटी पे। अब आपको पता है कि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो ओम मीटर है। तो कंडक्टिविटी की यूनिट अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगी 1/ओम मीटर, तो वो बन जाएगी ओम इनवर्स पर मीटर। तो चाहे तो कंडक्टिविटी की यूनिट लिख लो ओम इनवर्स पर मीटर, चाहे लिख लो मोहो पर मीटर, चाहे लिख लो सीमेंस पर मीटर, सभी वैल्यूज ठीक हैं। सभी कंडक्टिविटी की यूनिट्स भी ठीक है, कंडक्टेंस की यूनिट्स भी ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म है करंट डेंसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ध्यान से समझो। सपोज करें हमारे पास एक वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। देन द करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड गिव्स द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोन पर यूनिट एरिया। ठीक है, एंड डायरेक्शन इज अलोंग द फ्लो ऑफ द करंट। इसको ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्रॉस सेक्शन एरिया की वायर में I करंट है, तो करंट फ्लोन पर यूनिट एरिया कितना है? तो करंट कितना है I, एरिया कितना है A, तो करंट फ्लोन पर यूनिट एरिया तो इतना हुआ ना I/A। तो कहता वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमें करंट अपॉन एरिया बताए, मतलब J वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें करंट अपॉन एरिया बताए, एंड डायरेक्शन इज अलोंग द फ्लो ऑफ द करंट। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो J वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो। लेट अस डिफाइन दिस वेक्टर एज n कैप। तो मैं लिखूंगा J वेक्टर इज इक्वल टू I/A n कैप। इसको ध्यान से समझो। ये वो वेक्टर बन गया जिसका मैग्नीट्यूड तो मुझे करंट पर यूनिट एरिया फ्लोन बता रहा है और जिसकी डायरेक्शन मुझे करंट फ्लो की डायरेक्शन दे रही है। हेंस अवर डेफिनेशन
जिसका मैग्नीट्यूड करंट पर यूनिट एरिया बताए और जिसकी डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन बताए। तो ये अपना करंट डेंसिटी है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी वायर का जो हम एरिया लेंगे वो कभी भी टेंजेंशियल या उल्टा नहीं लेना या टेढ़ा नहीं लेना, जिसको बोलते हैं, मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शन नहीं लेना। हमें हमेशा वो एरिया लेना है जिसके परपेंडिकुलर करंट जा रहा है। लाइक करंट अगर ऐसे जा रहा है ना, तो एरिया मैं ये वाला लूंगा, ये नहीं लूंगा। रीजन बीइंग, मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो चाहिए जिसके करंट परपेंडिकुलर हो। अब करंट ऐसे है तो इस एरिया के परपेंडिकुलर है, तो एरिया मैं ये लूंगा। अब जे को हम कुछ और टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया है और करंट की वैल्यू है NEAVD, ठीक है, अपॉन ए। तो जे वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, NEVD भी लिख सकता हूं। तो पहला फॉर्मूला तो बन गया J इज इक्वल टू NEVD। दूसरा फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें VD की वैल्यू डालनी पड़ेगी। वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E/m इंटू टो एवरेज, या फिर हम इसको लिख सकते हैं EV/ml इंटू टो एवरेज। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर मैं ये वैल्यू डाल लूँ तो करंट डेंसिटी का मेरे पास एक और फॉर्मूला जाएगा, दैट इज इक्वल टू NE²E/m इंटू टो एवरेज, या फिर मैं लिख लूँगा NE²V/ml इंटू टो एवरेज। ठीक है, तो ये अपनी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बन जाएगा। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको ध्यान से समझिए। जे वेक्टर हमें पता लग गया, करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें पता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो इसका रिलेशन हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव व्यू से भी। तो हमें पता है दैट V इज इक्वल टू IR। अब हम V को क्या लिख लेंगे, V को हम लिख सकते हैं फील्ड इंटू लेंथ। करंट को क्या लिख सकते हैं, करंट को लिख सकते हैं J इंटू एरिया इंटू R। और अगर मैं आपसे पूछूं, देखो मैंने यहां पे 3 रिलेशन यूज किए हैं। पहला रिलेशन V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू लेंथ। दूसरा रिलेशन करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया। तीसरा रिलेशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A। अब मैं तीनों रिलेशन यहां पे अप्लाई करूंगा। 2 रिलेशन मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूं, पहला दूसरा, तीसरा मैं यहां पे करूंगा। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी दैट E इंटू L इज इक्वल टू J इंटू A इंटू ρL/A। यहां पे A और A कैंसल, L और L कैंसल, तो मेरी रिलेशन क्या बना, E इज इक्वल टू ρJ। अगर मैं चाहूं इसको तो रो को मैं इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा, तो मेरा रिलेशन बन जाएगा J इज इक्वल टू E/ρ इज इक्वल टू 1/ρ इंटू E इज इक्वल टू सिग्मा E। क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है, हेंस J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो हमारा फाइनल रिलेशन आ गया J इज इक्वल टू सिग्मा E, वेयर J को हम बोलेंगे करंट डेंसिटी, E को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द वायर, सिग्मा को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑल्सो हम लोग सिग्मा की जो वैल्यू है, सिग्मा को हम NE² तो एवरेज अपॉन M भी लिख सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, जैसा कि हमने जस्ट कुछ देर पहले डिराइव किया था दैट J इज इक्वल टू दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये चीज वहीं से आई है।